कविता के पिता उसे छोड़कर बचपन में ही चल बसे थे। पिता के जाने के बाद कविता के बड़े भाई ने उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। कविता के भाई सुरेश ने उसे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया और इंजीनियर बनाया। एक दिन कविता की माँ अपने बेटे सुरेश को बुलाकर बोलती है, सुरेश बेटा, तुमसे एक बात करनी है। हाँ माँ, बताओ ना। बेटा, तुम्हारी बहन को एक लड़का पसंद है और उसके घर वालों ने हमें शाम को मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है माँ, मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। फिर हम सब चलते हैं उनके घर पर। सभी लड़के वालों के घर जाते हैं, जहाँ कविता की भाभी लड़के का घर देखकर चौंक जाती है और बोलती है, अरे वाह माँ जी, कविता दीदी ने तो बहुत बड़े घर का लड़का पटाया है। वाह, क्या शानो शौकत, नौकर चाकर, गाड़ियाँ तो इतनी है कि पूछो मत, और कॉलोनी में 4-4 घर हैं। माँ जी, आपकी बेटी के तो नसीब ही खुल गए। मेरे बेटे के लिए बहुत सारे अच्छे घरों के रिश्ते आ रहे हैं, सभी अमीर परिवार से हैं, लेकिन मेरा बेटा सिर्फ कविता से ही शादी करना चाहता है। देखिए भाई साहब, मेरे पति के जाने के बाद से पूरा घर मेरा बेटा ही संभालता है, तो आप इसी से बात कर लीजिए, जो भी लेना देना करना है। अरे नहीं 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 बहन जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हमें कुछ नहीं चाहिए दहेज में, हमें तो बस लड़की संस्कारों वाली चाहिए। जी भाई साहब, वो तो कविता है ही, लेकिन हम अपनी तरफ से शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे। तो जी हमारी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है, आप जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए। अभी परिवार वाले लड़के की फैमिली से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर घर आकर खुशी खुशी कविता को रिश्ता पक्का होने की बधाई देते हैं। कविता की माँ कविता को अपने पास बुलाती है और कहती है, हमारे पास इतना तो नहीं है कि हम तेरी शादी में खुला खर्च कर सके। तेरे ससुर भी अच्छे इंसान लगे जो ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। हाँ माँ, पर मुझे तो डिजाइनर लहंगा ही पहनना है शादी में, और सगाई से लेकर तक शादी तक सारे फंक्शन 5 स्टार होटल में ही करवाने हैं। सुरेश कविता की बात सुनकर कमरे में चला जाता है। उसी समय वीणा सुरेश के पास जाकर बोलती है, क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों हो? मैंने कविता की हर इच्छा पूरी की है, या यूं कहूँ कि हर जिद पूरी की है। उसकी पसंद का स्कूल, उसकी पसंद का कॉलेज, वो चाहे मेरी सैलरी में था या नहीं, पर अब उसकी शादी उसकी मर्जी से करना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो कैसे डिज़ाइनर लहंगे और 5 स्टार होटल में शादी करने की जिद कर रही है, ये डिमांड पूरी करना बहुत मुश्किल है। इतना मत सोचो, भगवान का नाम लो और सारे इंतजाम हो जाएंगे। मैं अपने गहने कविता दीदी को दे दूंगी, लेकिन शादी के खर्च का कुछ करना होगा। अच्छा, वो मैं देखता हूँ। ऑफिस में एडवांस सैलरी के लिए एप्लीकेशन दे देता हूँ और बैंक से कुछ पर्सनल लोन ले लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, फिर सभी इंतजाम अच्छे से हो जाएंगे। वीणा और उसकी सास बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी कविता आकर बोलती है, भाभी, कल मेरे साथ मार्केट चलना, मुझे शादी के लिए लहंगा लेना है। हाँ मीना, तुम दोनों चले जाना और एक अच्छा सा लहंगा दिला देना इसे। लेकिन सुनो कविता, 10,000 से ज्यादा महंगा लहंगा मत लेना। एक दिन के फंक्शन के लिए लाखों के लहंगे की क्या जरूरत है। हाँ हाँ माँ। कविता और वीणा मार्केट चली जाती है, लेकिन पूरा मार्केट घूमने के बाद भी कविता को 10,000 में कोई लहंगा पसंद नहीं आता। एक शॉप पर दोनों ननद भाभी लहंगा देख रही होती है, तभी कविता की नजर एक सुंदर से लाल लहंगे पर पड़ती है। अरे भैया, वो रेड वाला लहंगा दिखाओ ना। अरे दीदी, वो तो 25,000 का है। भैया, क्या देखने के भी पैसे लगते हैं? आप तो मुझे वो ही वाला लहंगा दिखाओ। शॉप वाला कविता को लाल लहंगा निकाल कर देता है। कविता लहंगे का दुपट्टा अपने सर पर रखकर देखती है तो वो बहुत सुंदर लगती है। काश मैं ये वाला लहंगा ले सकती। वीणा कविता को देख लेती है और समझ जाती है कि उसे ये लाल वाला लहंगा पसंद आया है। वीणा शॉप वाले भैया को वही लहंगा पैक करने के लिए बोल देती है। जब ननद भाभी दोनों मार्केट से घर आती हैं तो कविता माँ को अपनी शॉपिंग दिखाती है, तो वो लहंगे को देखकर बोलती हैं, अरे वाह बहू, तुम दोनों तो 10,000 में बहुत ही सुंदर लहंगा लेकर आए हो। हाँ माँ, सिर्फ 10,000 का ही है। वीणा कविता को झूठ बोलता देख हैरान हो जाती है, पर कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही शादी की पूरी शॉपिंग में कविता
महंगा महंगा सामान लेकर आती हैं। कविता के भाई भाभी अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा लगाकर कविता की शादी करते हैं। कविता की शादी के बाद एक दिन सभी परिवार वाले बैठे होते हैं। तभी कविता का भाई बोलता है, माँ, शादी में बहुत खर्चा हो गया। अब इतने लोगों का उधार देना है कि पता नहीं कैसे मैनेज होगा। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, मैं भी नौकरी शुरू कर देती हूँ, दोनों मिलकर सबके पैसे वापस दे देंगे। वीणा और सुरेश दोनों जॉब करते हैं और उधार चुकाने के लिए पैसा जमा करने लगते हैं। एक दिन जब वीणा ऑफिस से घर आती है तो उसकी सास बोलती है, वीणा, दिवाली आ रही है। शादी के बाद ये कविता की ससुराल में पहली दिवाली है, तो तुम ऐसा करना, कुछ कपड़े और मिठाइयाँ ले आना, मैं कविता की ससुराल में दे आऊंगी। अगले दिन वीणा मिठाई और कपड़े ले आती है, जिन्हें कविता की माँ कविता के ससुराल में दे आती है। उसके बाद ही कविता का फोन आ जाता है। अरे माँ भाभी, ये क्या सड़क से कपड़े उठाकर लाई है, थोड़ा पैसा और खर्च कर देती, इतना भी क्या कंजूस होना, और कपड़े खरीदने नहीं आते तो पैसे ही दे देती, ये क्या बेकार सी साड़ी ले आई है मेरे लिए। अब करवा चौथ का त्योहार आ जाता है। इस बार कविता की माँ वीणा को पैसे देने के लिए कहती है। वीणा बेटा, ये कविता का पहला करवा चौथ है, तो उसे 10,000 रुपए दे देना। माँ जी, इतने पैसे अभी जुटाना तो मुश्किल होगा, अभी उधार के पूरे पैसे भी सभी को नहीं लौटाए हैं। मैं एक काम करती हूँ, 2,000 रुपए का सूट और 1,000 की मिठाई दे आती हूँ। अरे नहीं नहीं, पिछली बार भी तुमने उसकी बेइज्जती करवा दी थी सस्ते से कपड़े देकर। अरे सिर्फ पहले साल के त्योहारों पर ही तो देने होते हैं, उसके बाद तो कुछ ना दो तो भी चलेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा माँ जी, और फिर हमारा भी तो करवा चौथ का त्योहार है। वीणा सास से बहस नहीं कर पाती, जिद के सामने हार जाती है। वीणा अपने ऑफिस से एडवांस सैलरी लेकर 10,000 रुपए अपनी सास को दे देती है। वीणा की सास वो पैसे उसकी ननद को दे आती है। वीणा की सास फिर घर आकर उसे बोलती है, वीणा, तू मुझे इस बार करवा चौथ पे क्या दे रही है? वो जो आप बोलो माँ जी। मुझे तो इस बार पश्मीना का सूट चाहिए, वो पास वाली दुकान है ना, उस पर आया हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया वो। वीणा पास की दुकान से उधार पर लाकर वो सूट अपनी सास को दे देती है। करवा चौथ वाले दिन जब वीणा का पति घर आता है और देखता है उसने पुरानी साड़ी ही पहनी हुई है, तो पूछता है, अरे वीणा, तुमने अपने लिए नई साड़ी नहीं ली? अरे ये साड़ी नई ही तो है, अभी सिर्फ 2 बार ही पहनी है, और इतनी महंगी साड़ी सिर्फ तीज त्योहार पर ही पहनी जाती है, तो नई लेने की क्या जरूरत है। सुरेश वीणा की तरफ प्यार से देखता है और सोचता है कि कितनी अच्छी बीवी मिली है उसे। कुछ दिनों बाद कविता अपने मायके आती है। अरे भाभी, ये क्या, आपने तो मेरे जाने के बाद मेरे सारे कपड़ों पर कब्जा ही कर लिया है। अरे हाँ दीदी, वो ऑफिस जाने के लिए नए नए कपड़े रोज कहाँ से लेकर आऊं, इसलिए आपकी सूट पहन लेती हूँ। लेकिन अब तो मैं ये सारे कपड़े अपने साथ ले जाऊंगी। क्यों कविता, तेरे ससुराल में तो सिर्फ साड़ी ही पहनते हैं ना? हाँ माँ, ये सूट तो मैं जब पहनूंगी जब मेरे सास ससुर अपने गांव चले जाएंगे। कविता अपने सारे कपड़े बैग में रखकर वापस ससुराल जाने की तैयारी कर रही होती है तो कविता की माँ वीणा को बोलती है, वीणा बहू सुनो, कविता पहली बार मायके से ससुराल जा रही है, तो उसे कुछ देकर विदा करना होगा। वैसे तो रिवाज तो सभी परिवार वालों के कपड़े देने का होता है, पर अगर तुम लोग इतना नहीं कर सकते हो तो सिर्फ कविता को ही कुछ दे दो। वीणा अपने कमरे में जाती है और एक नई साड़ी निकालती है। ये वो साड़ी थी जो सुरेश ने वीणा को गिफ्ट की थी, पर वीणा इसे कभी पहन ही नहीं पाई। माँ जी, ये नई साड़ी है, ये आप कविता दीदी को दे दो। नहीं नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पति के लिए भी कपड़े दो। मेरे ससुराल में कोई भी सिर्फ खुद के लिए कपड़े नहीं लाता। वीणा को कविता की बात का बुरा लगता है, पर वो इस बार कविता की डिमांड पूरी नहीं कर सकती थी। कविता इस बात पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, हमें एक बात बोलनी है, बुरा मत मानना। हाँ बोलो कविता दीदी, मैं क्यों बुरा मानूंगी। भाभी, आप लोगों को तो सिर्फ खुद की ही फिक्र है। मेरे ससुराल में मेरी क्या इमेज बनेगी,
उसकी कोई चिंता ही नहीं है। ननद पहली बार घर आई है, उसकी खातिरदारी करो, कुछ गिफ्ट्स दो, कुछ पैसे दो, लेकिन आप तो सारे पैसे खुद पर ही उड़ाना चाहती हैं। अगर आज पापा होते तो मुझे आप सबकी जरूरत ही नहीं होती। वीणा ये सब सुनकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुरेश आ जाता है और कविता की सारी बात सुन लेता है। कविता, तुम अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम मेरी बहन हो और वीणा मेरी पत्नी। तुम दोनों को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। चलो तुम्हें ये एहसास तो है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तुम पूरी कर कहाँ पा रहे हो? देख बेटा, ये ननद भाभी की बात है, तू बीच में मत पड़। तू जा और आराम कर। नहीं माँ, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तूने सही कहा कविता, अगर पापा होते तो मेरी जरूरत नहीं पड़ती शायद। एक पिता जब बेटी की शादी करता है तो अपनी 25 साल की सेविंग लगाता है, लेकिन जब एक भाई अपनी बहन की शादी करता है तो 4 या 5 साल या मुश्किल से 10 साल की बचाई कमाई ही बहन को दे सकता है। और बहन की शादी के बाद उधार में डूबे हुए घर को भाभी ही संभालती है। हाँ, दिख रहा है कैसे संभाल रही है भाई। तुम्हें तो भाभी ने पूरा अपने कंट्रोल में रख रखा है। तू तो भाभी की ही भाषा बोलने लग गया। हाँ, क्योंकि देखा है मैंने कैसे वो त्योहार पर तेरे और माँ के लिए नए कपड़े लाती है और खुद पुराने ही पहन लेती है। कैसे सुबह सारे घर का काम करके ऑफिस जाती है और शाम को थक कर आने के बाद भी बिना शिकायत किए फिर से किचन में लग जाती है। कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं बोलती। सुरेश वीणा की तरफ से बोलता जाता है और ये सब सुनकर कविता और सुरेश की माँ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कविता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो रोने लगती है। कविता अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगती है। इसके बाद कभी भी कविता किसी गिफ्ट की डिमांड नहीं करती, सिर्फ अपने भाई भाभी का प्यार और आशीर्वाद मांगती है।